और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर, जिसे दो ऑथर ने मिलकर लिखा है, जिटकला सा और बामा ने। क्योंकि इसमें दो अलग अलग स्टोरीज है, इसीलिए दो अलग अलग ऑथर ने लिखा है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं और अपनी सबसे पहली स्टोरी पढ़ते हैं, जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है जिटकला सा। बट उससे पहले ना, जिटकला सा कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। इनका असली नाम गट्रूड साइमंस बोनिन है और इनका जन्म 1876 में हुआ था। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड और एडुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन है और इन्होंने ऐसे समय में संघर्ष किया जब अमेरिका की संस्कृति औरतों के प्रति बहुत ही क्रूर थी। उस टाइम में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उसे जीता भी। और एज ए राइटर इन्होंने अपना एक नेम रख लिया, जिटकला सा। और उन्होंने 1900 में कलाइल इंडियन स्कूल की आलोचना करते हुए अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए। एक जन्मजात अमेरिकन के रूप में उनके साथ जो शोषण हुआ था, उनके साथ जो अन्याय हुआ था, इन सब चीजों को लेकर वो अपने आर्टिकल्स पब्लिश करती थी। हमने ऑथर के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब इनके बचपन की जो एक याद है उसके बारे में पढ़ते हैं। इनकी जो यादें है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, ये इनके स्कूल के पहले दिन की है। जिटकला सा को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है और स्कूल के पहले दिन ही इनके लंबे लंबे बालों को काट दिया जाता है। तो ये कहानी उनके स्कूल के पहले दिन के बारे में ही है। वो बताती है कि सेबों के देश में पहला दिन बहुत ही ठंडा था, क्योंकि जमीन अभी भी बर्फ से ढकी हुई थी और पेड़ों पर कोई भी पत्ते नहीं थे। नाश्ते के लिए एक लंबी घंटी बजती है। इसकी ऊंची धातु की आवाज हमारे सिर के ऊपर घंटा घर को पार करते हुए हमारे कानों को फाड़ रही थी। फर्श पे जूतों की ठक ठक की आवाज उनके कानों को चुभ रही थी। वो शोर किसी पृष्ठभूमि में अनजानी भाषा की बहुत सी आवाजें थी। मतलब बहुत सारे जूतों की ठक ठक करने की आवाजें, लोगों की आपस में बुदबुदाने की आवाजें। ये सब से उनको ऐसा लग रहा था कि वो कोई पागल खाने में आ गई है और उनको उस पागल खाने के अंदर में बांध दिया गया है और वो वहाँ से आजाद होना चाहती थी, वहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन अफसोस वो वहाँ से निकल नहीं सकती थी। अब जैसे ही नाश्ते के लिए बेल बजा, वैसे ही एक सफेद बालों वाली और पीले चेहरे वाली एक औरत हमारे पीछे आ गई और हमें उन लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया जो खाने के कमरे तक जा रही थी। मतलब एक लाइन लगाकर सारे बच्चे डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे। वो सब इंडियन लड़की थी जिन्होंने कठोर जूते और चिपके हुए कपड़े पहन रखे थे। बहुत ही टाइटली कपड़े पहन रखे थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने बाजू वाले एप्रन पहन रखे थे और उनके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। और मैं चुपचाप मोकासिन पहने हुए चल रही थी। मोकासिन वैसा शूज होता है जो ना ज्यादा आवाज नहीं करता है, काफी कंफर्टेबल होता है। तो इनका स्कूल का पहला दिन था, इसीलिए वो ऐसे कंफर्टेबल शूज पहन के घूम रही थी, वरना इनको भी और लड़कियों की तरह वैसे स्कूल वाले शूज ही पहनने पड़ते। और ये वहाँ के सारे बच्चों को ना ऑब्जर्व भी कर रही है कि लड़कियों ने काफी टाइट कपड़े पहन रखे हैं, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है। छोटे बच्चे ने बाजू वाले अप्रन पहन रखे हैं, सबके बाल जो है वो कटे हुए हैं। ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व कर रही थी। और तभी अचानक क्या हुआ कि उन्होंने एक कंबल ना अपने कंधे पर रख रखी थी, वो नीचे गिर गई और उसके साथ साथ शायद वो भी गिर जाती, लेकिन वो बच गई। इस चीज से उनको काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कठोर नजरों से उन इंडियन लड़कियों की ओर देखा जो मुझसे भी काफी भद्दी दिख रही थी और टाइट कपड़े पहन रखी थी, और उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब हम डाइनिंग रूम के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो लड़के सामने वाले दरवाजे से आ रहे थे। मेरी नजर उन तीन बहादुर नौजवानों की तरफ गई जो हमारे दल के साथ आए थे। मैंने उन तीनों लड़कों को पिछले लाइन में देख लिया था। वो उतने ही बेचैन थे जैसे कि मैं। एक छोटी घंटी बजी और हर विद्यार्थी ने टेबल के नीचे से चेयर को निकाल लिया। ये मानकर कि ये बैठने के लिए निकाली गई है, मैं अपनी कुर्सी निकाल ली और तुरंत उस पर बैठ गई। पर जब मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि मैं अकेली बैठी हुई थी और बाकी सभी लोग खड़े थे। जब मैंने देखा कि सारे लोग खड़े हैं तो मैं भी कुर्सी से उठ गई। लेकिन तभी दूसरी घंटी बजी और सब लोग बैठ गए तो मैं भी धीरे से बैठ गई। मैंने हॉल के अंतिम छोर से आते हुए एक पुरुष की आवाज सुनी और मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन बाकी सभी बच्चे अपना सिर अपनी प्लेट की ओर झुकाए हुए थे। जब मैंने टेबल की लंबी लाइन पर नजर डाली तब मैंने एक पीले चेहरे वाली एक औरत को मेरी तरफ देखते हुए पाया। तुरंत ही मैंने अपनी नजर हटा ली और सोचने लगी कि ये अजनबी औरत मुझे क्यों इतने ध्यान से देख रही थी। पीछे जो आदमी खड़ा था उसने बोलना बंद किया। तभी एक तीसरी घंटी बजी और सभी व्यक्ति ने अपना छुरी कांटा उठाया और खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं खाने के बजाय रोने लगी, क्योंकि अब मैं कोई भी साहसिक काम करने से डर रही थी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां कर दी थी और अब मुझ में हिम्मत नहीं थी। जैसे कि वो चेयर निकाली और फट से बैठ गई तो वहाँ पर उनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। फिर जहाँ सारे बच्चे अपने भोजन पे ध्यान दे रहे थे, ये पीछे मुड़कर उस आदमी को देख रही थी। और अब जब खाने की बारी आई तो वो ये सोचकर रोने लगी कि क्या पता खाने में भी कोई गलती कर दूं, क्योंकि आज उनका पहला दिन है तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे कैसे सब चीजें करनी है। शायद क्या पता उनको नाइफ और चम्मच से खाने भी ना आता हो। लेकिन पहले दिन इस नियम से भोजन करना मेरी उस दिन की सबसे बड़ी मुसीबत नहीं थी। दरअसल लेट मॉर्निंग मेरी दोस्त जुडविन, जिसे अंग्रेजी के कुछ शब्द आते थे, उसने मुझे एक भयंकर चेतावनी दी थी। उसने पीले चेहरे वाली महिला को हमारे लंबे भारी बाल काटने के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। हमारी माताओं ने हमें समझाया था कि केवल अनारी योद्धा के बाल ही काटे जाते हैं, या फिर शत्रु के पकड़े जाने पर बाल काट दिए जाते हैं, या फिर किसी के मर जाने पर बाल काटा जाता है। हम लोगों में छोटे बाल मातम करने वाले के या फिर कायरों के होते हैं, इसीलिए मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। कुछ समय तक हमने अपने भाग्य की चर्चा की और फिर जुडविन ने कहा कि हमें अपने आप को उन्हें सबमिट करना पड़ेगा।
मतलब हमें सरेंडर करना पड़ेगा और अपने बाल कटवाने पड़ेंगे क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कि मैं संघर्ष करूंगी, मैं स्ट्रगल करूंगी, लेकिन अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, मैं उनसे फाइट करूंगी। मैं मौके की ताक में थी और जब कोई नहीं देख रहा था मैं गायब हो गई। उसकी दोस्त जुडविन ने बाल काटने वाली बात उसको पहले ही बता दी थी सुबह में ही। तो जब ये ब्रेकफास्ट के लिए गई और अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया, वहीं से वो मौका देखकर भाग गई। मैं अपने चरमराते जूतों में सीढ़ियों पर जितने दबे पाव हो सकता था उतने दबे पाव चढ़ गई क्योंकि मेरे मॉक्सिन मुझसे छीन लिए गए थे और ये चरमराते हुए जूते मुझे दे दिए गए थे। अब याद करो कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी बच्चे थे वो वहाँ के शूज जो है वो पहन के चल रहे थे, जो स्कूल का शूज था वो। लेकिन ये मॉक्सिन जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल शूज होता है वो पहन के चल रही थी। लेकिन बाद में उसको भी स्कूल वाला टाइट ड्रेस पहना दिया गया और वो जूते भी पहना दिए गए। तो उन्हीं ड्रेस में और उन्हीं आवाज करते हुए जूतों के साथ वो सीढ़ियों पर दबे पांव धीरे धीरे चढ़कर जा रही थी। मैं हॉल से होकर चलती चली गई बिना ये जाने कि मैं किधर जा रही थी। एक खुले द्वार में जाकर मैंने देखा 3 सफेद बिस्तर वाला एक लंबा कमरा था। खिड़कियों पे डार्क ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ था जिससे कमरा बहुत ही ज्यादा धुंधला हो गया था। मैंने इस बात का धन्यवाद किया कि वहाँ कोई नहीं था। मैं दरवाजे के सबसे परे वाले कोने की ओर गई और हाथ और घुटने पर रेंगते हुए मैं पलंग के नीचे घुस गई और सिमट कर अंधेरे कोने में बैठ गई। अपने छुपने की जगह से ही मैं झांकती रही और जब कभी भी किसी की पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती तो मैं भय से थरथरा जाती। यद्यपि हॉल में ऊंची आवाजों में मेरा नाम पुकारा जा रहा था और मैं जानती थी कि जुडविन भी मुझे खोज रही थी, लेकिन मैंने उत्तर देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। फिर कदमों की आवाजें तेज होने लगी, आवाजें निकट आने लगी। स्त्रियां और लड़कियां कमरे में आ गई और मुझे ढूंढने लगी। मैंने अपना सांस रोक रखा था और उन्हें अलमारियों के दरवाजे खोलते हुए और बड़े बड़े ट्रंकों के पीछे झांकते हुए देखा। किसी ने पर्दे को एक और हटा दिया और कमरे में अचानक से उजाला हो गया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पलंग के नीचे क्यों झुककर देखा। मुझे तो बस इतना याद है कि उन्होंने मुझे बाहर घसीटा। हालांकि मैंने पागलों की तरह लातों को मारकर नाखूनों से उनको नोचकर इसका विरोध किया। मतलब वो लोग मुझे खींच रहे थे लेकिन मैं चिल्ला रही थी, उनको मार रही थी, उनको नोच रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे बाल नहीं कटवाना है। लेकिन वो लोग बेरहम थे, मुझे घसीट कर ले गए। मेरे विरोध करने के बावजूद मुझे उठाकर सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया और एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया। मैं जोर जोर से चिल्लाती रही और तब तक अपना सिर हिलाती रही जब तक कि मैंने कैंची के ठंडे फलकों को अपने गर्दन पर अनुभव नहीं किया। तब तक पागलों की तरह चिल्लाती रही, सर को हिलाती रही जब तक कि मेरी एक मोटी चोटी काटने की आवाज मुझे नहीं सुनाई दी। जैसे ही मेरी चोटी काट दी गई तब मैं हिम्मत हार गई। जब से मुझे मेरी माँ से जुदा किया गया था मैं अत्यंत निरादर सहन करती आ रही थी। लोग मुझे घूरते थे, मुझे लड़की की कठपुतली की भांति हवा में उछाल दिया करते थे और अब मेरे बाल कायरों के बालों के भांति छोटे कर दिए गए थे। अपनी दुख भरी व्यथा में मैं कहार कर अपनी माँ को पुकारती रही, परंतु मुझे कोई आश्वासन देने भी नहीं आया। किसी ने भी मुझे शांति से नहीं समझाया जैसे कि मेरी माँ समझाया करती थी, क्योंकि अब मैं गरियों द्वारा हाके जाने वाली बहुत सारे छोटे छोटे भेड़ों में से एक बन गई थी। मतलब अब वो भी वहाँ के जानवर जैसे बच्चों में से एक बच्ची बन गई थी। उसके बाल भी काट दिए गए थे, उसको भी वो टाइट ड्रेस पहना दिया गया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उससे उसके कंफर्टेबल शूज छीन लिए गए और उसको स्कूल वाला ड्रेस पहना दिया गया। मतलब कुल मिलाकर उसके घर वाले ड्रेस को हटाकर स्कूल यूनिफॉर्म पहना दिया गया था और जैसे स्कूल में बाकी बच्चों के छोटे छोटे बाल थे वैसे उसके भी बाल छोटे छोटे कर दिए गए। यहीं पर तुम्हारा ये पार्ट 1 जो है वो खत्म हो गया। तो चलो अब पार्ट 2 शुरू करते हैं जिसका टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसे लिखा है बामा ने। बामा रोमन कैथोलिक परिवार के एक दलित तमिल औरत का दूसरा नाम था, यानी कि पेन नेम था, जिनका ओरिजिनल नेम फस्टीना मैरी फतिमा रानी था। इन्होंने अपने मेन 3 काम को पब्लिश किया था जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर ही था। पहला इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी कुरुक्कू 1992 में पब्लिश किया था। दूसरा संगति नाम का एक नोवेल था जो कि 1994 में पब्लिश किया था। और तीसरा 1996 में बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरियों को मिलाकर एक किताब पब्लिश किया था जिसका नाम था किसुम्बुकारन। और आज की जो स्टोरी है इनकी ऑटोबायोग्राफी कुरुक्कू से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है। कुरुक्कू का मतलब होता है तार का पत्ता। बड़ा बड़ा तार का पेड़ देखे हो ना, उसका जो छज्जा होता है उसी को करुक्कू कहा गया है। करु तमिल में एम्ब्रियो या फिर सीड को कहा गया है और इसका मतलब ताजगी और नयापन भी है। तो चलो अपनी पार्ट 2 की कहानी शुरू करते हैं। तो बामा बताती है कि जब मैं 3rd क्लास में थी तब तक मैंने लोगों को छुआछूत के बारे में खुले तौर पर बात करते हुए नहीं सुना था, लेकिन मैं इसे पहले ही देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, अनुभव कर चुकी थी और इससे अपमानित भी हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कंधे पे पुराना थैला लिए हुए स्कूल से घर की ओर जा रही थी। वास्तव में मेरा घर 10 मिनट की दूरी पर ही था, लेकिन मुझे घर पहुंचने में अक्सर कम से कम 30 मिनट लगते थे। मुझे सभी खेल और तमाशे जो वहां चल रहे होते थे, सड़कों पर, दुकानों में, बाजारों में, बहुत ही मनोरंजक और विचित्र लगता था।
उन्हें देखने में समय नष्ट करते हुए घर पहुंचने में मुझे आधा से 1 घंटा लग जाता था। मैं आराम आराम से सभी चीजों को देखते हुए धीरे धीरे घर पहुंचती थी। मैं वहां तमाशा दिखाने वाले बंदर को देखती थी, सांप जिसे सपेरा एक पिटारे में रखता था और समय समय पर लोगों को दिखाता था उसे देखती थी। साइकिल चलाने वाला जो पिछले 3 दिन से साइकिल से नहीं उतरा था, वो जितना तेज चला सकता था दिन ढलने तक वो उतना तेज चलाता था। उसे चलाते रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसके शर्ट पर 1-1 रुपए के नोट जो है वो टाक दिए जाते थे। मैं वहाँ मेला वाला गोल झूला भी देखती थी। रास्ते में मरियाठा टेम्पल भी पड़ता था जिसके बाहर एक बहुत बड़ा घंटी लटकाया हुआ था और मंदिर के बाहर प्रसाद के रूप में पोंगल बनता था और लोगों को दिया जाता था। इन सब को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति के नजदीक सूखी मछली का स्टॉल था, मिठाई का स्टॉल था, तले हुए स्नैक्स का स्टॉल था, मतलब तला हुआ पकौड़ा वकौड़ा मिल रहा था। एक दूसरे से जुड़ी हुई दुकानें सड़कों पर एक लैंप की तरह दिखती थी। उसमें लगे हुए लाइट्स नीले से बैगनी कैसे बन जाते थे मुझे नहीं पता, बट वो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता था। नारिक्कुवरम जो कि एक तमिल ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका काम शिकार करना है और वो लेमूर को पिंजरे में बंद करके सर्कस दिखाते थे। और उनके ही कुछ कम्युनिटी के लोग सुइयां, मिट्टी से बने मनक्के और कान साफ करने वाले औजार बेचते थे। ओह, मैं चाहूँ तो और बहुत कुछ गिना सकती हूँ। ये सारी चीजें मुझे खींच कर रोके रखती थी और आगे बढ़ने नहीं देती थी। इन सब को देखते देखते पता नहीं समय कैसे बीत जाता था और जो घर मेरा 10 मिनट था उसे तय करने में मुझे आधा से 1 घंटा लगता था। कभी कभी तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आकर मंच बनाते थे और माइक से हमें भाषण सुनाते थे। फिर कभी गली में नाटक होता था या फिर कठपुतली का तमाशा या फिर न जादू न चमत्कार का कमाल प्रदर्शन होता था। ये सब समय समय पे होते रहते थे। निश्चित ही कोई न कोई मनोरंजन चलता रहता था जिसे देखने में मैं अपना समय बर्बाद कर देती थी। बाजार में कॉफी क्लब भी था जिसमें वेटर कॉफी को ठंडा करने के लिए एक गिलास को ऊंचा उठाते थे और फिर उसे दूसरे गिलास में डाल देते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ दुकान के आगे बैठे लोग प्याज को छिलते थे। अपनी आंखों को दूसरी ओर घुमा कर रखते थे ताकि उनको झांस न लगे। प्याज छिलने समय आंखों में झांस लगता है ना, तो वो ना लगे इसीलिए वो अपना मुंडी घुमा कर रखते थे। या फिर मैं वहाँ उगे बादाम के पेड़ को देखती थी जिसका फल कभी कभी हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ता था। ये सभी दृश्य मिलकर मेरे पाँव को बांध देते थे और मुझे घर जाने से रोक लेते थे। और फिर वहाँ मौसम के अनुसार आम, खीरे, गन्ने, अलुआ जिसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं, खरबूज का फल, अमरूद और कटहल बेचे जाते थे। हर दिन लोग मिठाइयाँ, चटपटी नमकीने, प्यासा, हलवा, उबले हुए इमली के बीज, बर्फ के कुल्फी, ये सब बेचते हुए मुझे लोग दिखाई देते थे। एक दिन ये सब कुछ देखते हुए मैं अपना थैला कंधे पर लटकाए हुए अपने गली में आई। सामने वाले कोने में अनाज को निकालने के लिए थ्रेसिंग फ्लोर को लगाया गया था और जमींदार एक पत्थर पे बैठकर काम को देख रहा था। हमारे लोग काम में लगे हुए थे। हमारे मतलब मेरी जाति के लोग काम पर लगे हुए थे। तनकों में से अनाज उछलकर निकालने के लिए बैलों की जोड़ियां गोल गोल चक्कर में हाँक रही थे। बैलों के मुंह में जाली वाले छींके बांधे हुए थे ताकि वो स्वयं ही अनाज को न खाने लगे। गांव में इस चीज को मुंहदानी भी बोला जाता है, जो गाय बैल के मुंह में बांध दिया जाता है ताकि वो कुछ खा न ले। मैं कुछ देर तक वहीं पर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। उसी समय हमारी गली का एक बुजुर्ग व्यक्ति बाजार की ओर से आ रहा था। जिस प्रकार वो चलकर आ रहा था उसे देखकर मेरा मन हंसने को हुआ। उसने एक पैकेट को धागे से बांध रखा था और धागे को पकड़ के पैकेट को अपने आप से दूर रखकर धीरे धीरे चल रहा था। एक बड़े आदमी को छोटे से पैकेट को इस प्रकार उठाकर चलने के ढंग को देखकर मैं हंसी से चीख उठी। अरे देखो तो सही, ये आदमी कैसे चल रहा है। वो चाहता तो उस पैकेट को हाथ में भी लेके आ सकता था ना, लेकिन नहीं, उसने उसे धागे से लटकाया हुआ था और अपने आप से दूर करके चल रहा था। मेरे हिसाब से उस पैकेट में बड़े या हरे केले के भजिए थे, क्योंकि जिस कागज में वो लिपटा हुआ था उस पर तेल का धब्बा पड़ गया था। वो आ रहा था और पैकेट को बिना छुए हुए डोरी से थामा हुआ था, यानी कि पैकेट को डोरी से बांधकर लेके आ रहा था। और वहाँ पे खड़ी मैं ये सोच रही थी कि यदि वो इस प्रकार से पकड़े हुए रहा तो पैकेट खुल नहीं जाएगा और वदाइस गिर नहीं जाएंगे। वो बुजुर्ग सीधा जमींदार के पास गया, झुककर प्रणाम किया और पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। जिस हाथ में डोर थी उसके साथ दूसरा हाथ लगाकर कप की आकृति बनाकर जमींदार की ओर कर दिया। जमींदार ने पार्सल खोला और वदाइस खाने लगा। ये सब देखने के पश्चात मैं घर आ गई। मेरे बड़े भाई वहीं पर थे। मैंने ये कहानी उन्हें पूरे मनोरंजक के साथ सुनाई। मैं उस बड़े आदमी, वो भी बुजुर्ग इंसान को इस प्रकार पार्सल उठाकर ऐसे खेल करते हुए लाने की याद से हंसकर लोटपोट हो रही थी, परंतु अन्ना को इस पर हंसी नहीं आई। अन्ना ने मुझे बताया कि जब वो आदमी इस प्रकार पार्सल को लेकर आ रहा था तो वो मजाक का पात्र नहीं बन रहा था। उसने कहा कि सभी लोग सोचते हैं कि वो ऊंची जाति के हैं, इसीलिए वो हमें छू नहीं सकते। यदि वो हमें छू लेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे, और यही कारण है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति उस पुड़िया को धागे से उठाकर ला रहा था। जब मैंने ये सुना मेरी हंसी बंद हो गई और मुझे बहुत दुख हुआ। वो ऐसा कैसे मान सकते हैं कि यदि हम में से कोई पुड़िया को हाथ में पकड़ कर ले आए तो वो खराब हो जाएगी।
हालांकि वदई को पहले केले के पत्ते में लपेटा गया था और उसके बाद उसे कागज में लपेट कर पुड़िया बनाई गई थी। पहले वो केले के पत्ते में है, उसके बाद वो कागज के पुड़िया में है, तो हमारे छूने से वो कैसे खराब हो सकती है। मैं इतनी उत्तेजित और क्रोधित हो गई कि मैं उन कमबख्त वड़ाई को उसी समय जाकर छूना चाहती थी। मैं ये बात सोचकर चकित थी कि हमें उन लोगों की गुलामी करने की क्या आवश्यकता है। हमारे ऐसे महत्वपूर्ण बुजुर्ग नाश्ता लाने के लिए विनम्रता से दुकान पर जाते हैं और इस प्रकार सदा झुककर सिकुड़ कर उन्हें देते हैं, जो बैठे बैठे उन्हें मुंह में ठूस लेते हैं। इस विचार से मैं क्रोध में आ गई। ऐसा क्या कारण है कि ये लोग अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं? उन्होंने 4 सिक्के क्या बटोर लिए, इसका मतलब उनमें मानवता की भाव समाप्त हो गई। हम भी तो इंसान ही हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। हम लोगों को इनके छोटे मोटे काम के लिए ऐसे नहीं भागना चाहिए। हमें तो बस केवल इनके खेतों में काम करना चाहिए और अपना हिस्सा लेकर घर वापस आ जाना चाहिए, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आखिर हम इनकी गुलामी क्यों करें? हमने उनके खेतों में काम किया, हमें हिस्सा मिला और बात खत्म। मेरा बड़ा भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। वो हमेशा लाइब्रेरी से पुस्तक उधार लेने के लिए पड़ोस वाले गांव में जाया करता था। एक दिन वो सिंचाई के तालाब के किनारे चलता हुआ घर की ओर जा रहा था। जमींदार का एक व्यक्ति उसके पीछे आ गया। उसे लगा कि अन्ना एक अपरिचित व्यक्ति है और इसीलिए उसने पूछा, अप्पा तुम कौन हो? आपका नाम क्या है? अन्ना ने उसे अपना नाम बता दिया। उस आदमी ने तुरंत पूछा, थम्बी आप किस गली में रहते हो? इसका अर्थ ये था कि यदि उसे पता चल जाता कि हम किस गली में रहते हैं तो उसे हमारी जाति का भी पता चल जाता। अन्ना ने मुझे ये सारी बातें बताई और बोला, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं इसीलिए हमें कोई मान सम्मान अथवा आदर नहीं दिया जाता। हम इन सब से वंचित हैं, परंतु यदि हम पढ़ाई करें और उन्नति करें तो हम इस निरादर को उतार फेंक सकते हैं। इसीलिए ध्यान से पढ़ाई करो, जो भी सीख सकते हो वो सीखो। यदि तुम पढ़ाई में आगे रहोगी तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे मित्रता करेंगे। परिश्रम करो और सीखो। अन्ना ने जो शब्द मुझसे उस दिन कहे थे, उनका मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने जी जान से खूब पढ़ाई की, लगभग पागलपन के साथ, जैसा कि अन्ना ने मुझसे कहा था। मैं अपने कक्षा में प्रथम आई, मतलब अपने क्लास में फर्स्ट आई, और इस कारण मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। तो ये थी बामा की एक बचपन की याद। उनके अन्ना ने यानी कि उनके बड़े भाई ने ये समझाया कि सिर्फ पढ़ाई करके ही छुआछूत से बाहर निकला जा सकता था। आई होप आपको ये दोनों पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और अगर इस चैप्टर को और अच्छे से याद करना है तो MCQ जरूर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो। तुम भी छुआछूत फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं ना, तो सब्सक्राइब बटन को छू दो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।